नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी की रणनीति का जवाब नहीं है, केवल कुछ फोन घुमाए और पूरी बिहार की राजनीति फिर एकजुट हो गई। तेजस्वी यादव राहुल गांधी मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है मोदी जी को। बिहार के लोग समझ रहे हैं कि झूठ के वादों का हल क्या होता है। और क्या इंटेलिजेंस ने सूचना दी है कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू पलटा मारेंगे तो दिल्ली का सिंहासन डोल सकता है। चंद्रबाबू नायडू बड़े लेंस लगा के देख रहे हैं, यानी 15 नवंबर के बाद 14 नवंबर की रात नतीजे आएंगे। 15 नवंबर से और नवंबर दिसंबर के बीच मोदी सरकार की कुर्सी पर भी कुछ कांटे नजर आएंगे, कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। क्या है इस पूरी राजनीति का खेल, हम समझेंगे केपी मलिक जी से। बिहार के और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के अचानक अलर्ट हो जाने के कारण क्या है, हम ये भी समझेंगे कि एक बड़ा महोत्सव का दीपोत्सव, उसमें योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी की गवर्नर, वो चर्चित गवर्नर जिनके काल में भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां हुई जो आज तक किसी गवर्नर के काल में नहीं हुई, उनकी प्यारी बेटिया अनारा पटेल को लेकर जो किस्से कहानियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार की हो रही हैं, वो हैरान कर देंगी। अनारा पटेल का नाम गुजरात में तो जमीनों के धंधे में आया था, लेकिन वो उनके खानदान के लोग उत्तर प्रदेश में क्या खेल खेल रहे हैं, ये भी बड़ा हैरानी भरा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के पोस्टर में दोनों डिप्टी सीएम, गवर्नर सबको गायब कर दिया। बता दिया योगी आदित्यनाथ ने कि अब हमें दिल्ली के किसी आदमी की जरूरत नहीं है। इस राजनीति का मतलब क्या है, समझते हैं केपी मलिक के पास। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, चलते हैं केपी मलिक जी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। हमको भी लग रहा जी था कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, सीट तय नहीं कर पा रहा, आपस में कुछ मनमुटाव हो गया, लेकिन अब तो ये लगने लगा है शायद रणनीति का हिस्सा था। अशोक गहलोत पहुंचे, एक फोटो वायरल हुआ कि लालू यादव है, तेजस्वी है, राबड़ी, अशोक गहलोत बैठे हुए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, जिसमें शायद राहुल और तेजस्वी दोनों रहेंगे, यानी मतभेद खत्म इस गठबंधन के। दूसरी तरह से चुनाव आयोग ने 2 सीटों पे पर्चा निरस्त किया है, तो लग रहा है कि चुनाव आयोग और क्या क्या करने जा रहा है। लेकिन ये जो राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले दोनों की पार्टियों के नेताओं के बीच में जो उत्साह नजर आ रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज अभी से नजर आने लगी है, वो काफी कुछ संकेत दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कुछ तो बेचैनी है, कुछ तो ऐसा चल रहा है, क्योंकि अमित शाह जी जिस तरह से बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नीतीश के लिए नारेबाजी हो रही है। क्या लग रहा है आपको, बिहार से तस्वीरें क्या आ रही है सामने आपके? देखिए संजय जी, आपको याद होगा परसों हमने कहा था कि अब तो हमें जो है राहुल गांधी, अखिलेश और कहीं कहीं तेजस्वी यादव पे भी गुस्सा आने लगा है, या ये और आज तो ये कहें कि इन पे दया सी आने लगी थी। इस तरह का एक माहौल बन गया था, क्योंकि ये जीती हुई बाजी को हार हार में बदलने जा रहे थे। लेकिन आज की जितनी तमाम खबरें मेरे पास हैं, जिस तरह की जानकारी मेरे पास है, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, पता नहीं आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। 1.5 दर्जन जो है शिकायतें आई हैं, पक्की शिकायतें राहुल गांधी के पास आई हैं, और वहां के लगभग जो है 50 से ज्यादा जिला अध्यक्षों ने एक सामूहिक चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी है। और राहुल गांधी को ये लिखा है कि हम 50 लोग मिलकर पार्टी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम ये कहने जा रहे हैं कि सिर्फ जांच कराइए आप। और उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं कि जो 1 महीना पहले, 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोल रहे थे और कांग्रेस को गरियाने का काम कर रहे थे, वो टिकट कैसे पा गए। और बाकायदा सबूत के साथ उनको सारी चीजें भेजी गई, उस पर फिर लखनऊ या दिल्ली से एक्शन हुआ, तमाम चीजें हुई। और जो बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस की और आरजेडी की लड़ाई में एक बड़ा नुकसान हो जाएगा गठबंधन को, और फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को उठा जाए होगा, उसको कैसे रोका जाए। इसमें तस्वीर ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्केल पे अपने लोगों को प्लांट कर दिया था तत्काल में। पहले तो जो हो रहा है हो ही रहा है, जो दिल्ली में, बिहार में, बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए निपुण है प्लांटेशन में, वो प्लांट उन्होंने किया हुआ है। एक स्लीपर सेल बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और वो बिहार में भी कर रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि 15 दिन पहले जो पार्टी ज्वाइन कर रहा है उसको तत्काल टिकट मिल जा रहा है, जो 6 दिन बाद, 6 दिन पहले ज्वाइन कर रहा है उसको टिकट मिल। तो ये एक बड़ी अनोखी घटना वहां पे हुई। आप संजय जी मानेंगे, हम और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो चाय की दुकान पे, नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, जो
हार्डकोर कांग्रेसी होंगे, लड़ जाएगा आपके साथ। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और गांव में गिने चुने 5-6 आदमी ऐसे हैं जो कांग्रेसी हैं। तो इस तरह के लोग बिहार में भी हैं। तो उनकी आवाज है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस हालत में क्यों पहुंच गई है। तो इस तरह का रिएक्शन इनको देखने को मिला और बड़ा विरोध यहाँ पे आया राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी ने तत्काल एक्शन लेते हुए अशोक गहलोत को फोन किया और खबर ये हमारे सूत्र जो दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने सबसे पहले लालू यादव को फोन किया, उसके बाद हेमंत सोरेन को फोन किया, उसके बाद जो मुकेश साहनी है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे उनको फोन करके समझाया, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी। उसके बाद इन्होंने अशोक गहलोत को तत्काल भेजा और कहा कि मामले को संभालिए। और ये भी आप भी जानते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो भी बड़े चाणक्य हैं राजनीति के। तमाम जगह तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी और काफी हद तक सफलता पा ली थी राजस्थान में भी, लेकिन जो है ऐसी पटकनी दी थी अशोक गहलोत ने भाजपा के चाणक्य को कि उनको आज तक याद है और उनकी करवट में दर्द आज भी है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का दिया हुआ। तो अशोक गहलोत वहां गए हुए हैं और खबरें अब ये हैं कि सब मामला दुरुस्त है, ऑल इन वेल है। और कल 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहा था, वो शायद ना लड़े। मुकेश साहनी को समझा लिया गया है कि इस तरह की फाइट ना हो कि आपस में नुकसान हो। और लेफ्ट के लोग और तमाम लोग मिलकर कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सीटों पे समझौता भी हो गया है। और कल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की भी घोषणा होगी कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार तेजस्वी यादव होंगे। इस प्रकार की घटनाएं हैं। तो ये सुन के या समझ के हम कह सकते हैं कि अब पलड़ा फिर भारी दिखाई दे रहा है महागठबंधन का, जो 2-3 दिन से लग रहा था कि हीला हवाली चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने शाम दाम दंड भेद कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कितना भी शाम दाम दंड भेद करे, देखिए संजय जी आप एक चीज याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि हरियाणा में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ था, कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी लड़ाई के बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना पाई थी। वहां भी टिकट बिके थे, वहां भी भीतरवाद हुआ था। तो यही स्थिति बिहार में बन गई थी, क्योंकि कांग्रेस को पकड़ना आसान इसलिए है कि कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है और जो नेता उनके होते कई नेता बिक जाते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण जो रोल निभा रहे थे बिहार में, वो पप्पू यादव निभा रहे थे। अब पप्पू यादव क्या है भाई, या तो उनको आप कांग्रेस में शामिल कर लीजिए या उनको लीज पे दे दीजिए, पार्टी ठेके पे दे दीजिए कि भाई हमने कांग्रेस पप्पू यादव को ठेके पे दे दी है और कांग्रेस का कोई भी निर्णय होगा पप्पू यादव करेंगे। तो कम से कम पता तो चले लोगों को। तो इस तरह की चीज, और पप्पू यादव की बीच में ये भी खबरें हैं कि पप्पू यादव की मुलाकात भाजपा के शीर्ष लीडरशिप से हुई थी, तो उसमें क्या हुआ, फिर पप्पू यादव क्या कर, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन राहत की बात महागठबंधन के लिए मुझे लगती है कि ये आई है कि कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें साफ हो जाएंगी और बिहार में सफलता हासिल कर सकता है महागठबंधन, ऐसी उम्मीद मुझे लग रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केवी मलिक साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये अनाउंस हो जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, तो इसका कितना असर पड़ेगा गठबंधन में? निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी के हैं, उनके मनोविज्ञान को अगर समझते हैं हम, कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, अगर ये इस तरह का फैसला होता है तो इसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे और उनको भी लगेगा कि भाई हमारी बात जो है शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है, तभी ये एक्शन हुआ है। और कहीं ना कहीं ये होगा कि तेजस्वी यादव को भी जता दिया गया है कि भाई हम अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और हम क्राइसिस में होते हुए भी और हम पीछे हटते हुए भी, अपना नुकसान करते हुए भी आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको आगे भी व्यवस्था हमारी रखनी पड़ेगी। और इसमें ये होगा, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसमें एक उस प्रकार की सहमति भी होती है जो अंदर खाने बनती है कि भाई हम आपको एमएलसी बनाएंगे, हम सरकार में आपके कुछ लोगों को शामिल करेंगे। तमाम चीजें होती है जब आपके सरकार बन जाती है, उसमें कई सारे आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो सबको साथ में लेके अगर चलना है तो उस तरह की एक रणनीति बनी है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन पहले यह है कि सरकार बनाई जाए। सबको यह भी है कि भैया इनसे कैसे बचा जाए, ये जो शाम दाम दंड भेद वाले चुनाव आयोग को सिर पर रख के गठरी ढो रहे हैं,
पहले तो इनसे बचा जाए। अगर हम इनसे बच गए, जिंदा रहे, तभी तो ये चीजें होंगी। अगर आप कुछ कर ही नहीं पाए और सरकार ही नहीं बनी तो फिर क्या फायदा बाकी चीजों का। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि हम बैठ के आपस में फैसला कर सकते हैं, सारी चीजों को हम घेर सकते हैं, उसके बाद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव को अगर हम सरकार बनवाते हैं तो। लेकिन अगर सरकार ही नहीं बनी तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह की बातें हुई है और उस पर एक सहमति बनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा और उसका फायदा लेफ्ट हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो, सबको फायदा उस चीज का मिलेगा, क्योंकि अभी वो भी सत्ता से बाहर है। जी। मलिक साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाता है बिहार में, नीतीश बाबू की पार्टी बीजेपी हार जाती है, तो केंद्र पर इसका क्या असर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से सरकार चल रही है, और अगर इंडिया गठबंधन जीतता है बिहार, तो क्या नीतीश के सांसद खिसक सकते हैं, जा सकते हैं? आपको क्या लगता है, परिदृश्य आपको क्या समझ में आता है? देखिए संजय जी, नीतीश कुमार की पार्टी के जो सांसद हैं, वो चाहे नीतीश जीते चाहे हारे, वो दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी घोषणा आपके चैनल पर बैठ के मैं कर रहा हूं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में आती है, तो नीतीश कुमार तो एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी और आरजे ये जेडीयू हारते हैं, तो फिर महागठबंधन की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में मुझे नीतीश कुमार सीएम बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार को भी ये लगेगा कि मैं सीएम नहीं बन रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर हावी है, तो उन परिस्थितियों में वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने का पहल करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम करेंगे। और उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार की पार्टी निश्चित रूप से टूटना तय है। तो पार्टी टूटेगी तो उसका दिल्ली पे क्या असर पड़ेगा वो आप समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव का रिजल्ट आने तक है। उसके बाद अगर वो सीएम बनते हैं तो उनका गठबंधन चलेगा, और सीएम नहीं बनते हैं तो नहीं चलेगा। और सीएम तो भाजपा उनको बनने नहीं देगी अगर भाजपा इस में आ जाती है कि अपना सीएम बना ले। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा ना दिल्ली के लिए रहेगा ना बिहार के लिए रहेगा। पार्टी तो नीतीश कुमार की समाप्ति की ओर है। जी। अच्छा मलिक साहब, एक चीज और है कि 14 नवंबर के बाद 15 नवंबर की सुबह तापमान बिहार के साथ साथ दिल्ली का भी गर्म रहेगा। ये बात तो मोदी साहब, शाह साहब चाणक्य हैं, कहे जाते हैं। गुजरात लॉबी पूरी जानती है कि अगर नीतीश और ये एनडीए गठबंधन हारा तो दिल्ली की कुर्सी भी डगमगाएगी। चंद्रबाबू नायडू बहुत बढ़िया बारगेनर हैं और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर चंद्रबाबू नायडू को तोड़ना चाहेगा। जगन मोहन रेड्डी ने पिछले दिनों बयान भी दिया था कि चंद्रबाबू नायडू के राहुल गांधी के कुछ लिंक हैं, तेलंगाना के सीएम के जरिए बातचीत हुई है। आपको लगता है कि नवंबर और दिसंबर दिल्ली की हुकूमत, भारत की सरकार की हुकूमत, मोदी जी के सिंहासन के लिए भी बहुत खतरे की घंटी है? आधा नवंबर, पूरा दिसंबर, कुछ भी हो सकता है भारत की राजनीति में और खासतौर से मोदी जी की राजनीति में। नहीं संजय जी, देखिए अगर परिस्थितियां बनती हैं, और ये खाली भारतीय जनता पार्टी या महागठबंधन या किसी एक पार्टी के लिए ये बिहार चुनाव लिटमस टेस्ट नहीं है, ये सभी पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे महागठबंधन हो, सबके लिए एक नया रास्ता निकलेगा बिहार चुनाव के बाद, और देश की राजनीति एक करवट लेगी और उसमें बदलाव आपको दिखाई देगा। चाहे बिहार चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, राजनीति तो बदलेगी। वो देश की राजनीति भी बदलेगी, कई राज्यों की राजनीति भी बदलेगी, उसमें आपका प्रदेश भी है। आप 2026 में नई राजनीति बदलते हुए देखेंगे कई प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी की चीजें जिस तरह से आप आज देख रहे हैं, उसका भी रहस्य उद्घाटन होगा, उसका भी पर्दा खुलेगा। मैं आपके चैनल पे बार बार कहता हूं कि ये जो नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में 35 सीटों का, लगभग 35 से 37 सीटों का, और जो राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं महामानव जो है बहुत गुस्से में है। और किससे गुस्से में है ये आपको भी पता है, क्यों गुस्से में है ये भी आपको पता है। तो इसलिए वो बदलाव बहुत जल्दी आप देखेंगे।
ये बदलाव आपको दिसंबर में हो चाहे जनवरी में हो, ये बदलाव आपको दिखेंगे और राजनीति में जो है करवट लेते हुए आपको भारत की दिखेगी, मुझे ऐसा लगता है। मलिक साहब, मेरे दर्शक देख रहे होंगे कि मलिक साहब ने कह दिया कि संजय शर्मा से ये आपको भी पता है, तो दर्शकों के मन में होगा भाई हमें भी बता दो। मलिक साहब जरा उनको भी बता दीजिए खोल के कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, किस विषय में पूछना चाह रहे हैं आप? आपने कहा ना कि जो बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में, महामानव नाराज हैं, किनसे नाराज हैं, क्या बदलाव होगा, जरा खुल के बता दीजिए एक बार। नहीं संजय, देखिए आपको पता है कि अमित शाह किस प्रकार से योगी जी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आपके चैनल पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में तल्खी है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। हमें लोग कहते थे कि ये मीडिया की चली चलाई बातें हैं। आज सबके सामने आ गया है कि दिल्ली और लखनऊ में तल्खी है और उसका रिजल्ट भी आ गया 2024 में। अगर तल्खी नहीं थी तो इतने खराब रिजल्ट भाजपा के क्यों आए? और वो क्यों आए, अब तो काफी लोगों ने उस पर विश्लेषण कर लिया होगा कि जिस प्रकार से चाणक्य ने अपनी मर्जी से टिकट बांटे, अपनी मर्जी हर जगह चलाई, बाबा ने उसको जो है बिगाड़ दिया। तो बाबा में और चाणक्य में रिश्ते खराब हैं, 36 का आंकड़ा चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं आहत महामानव है। तो महामानव जो है उसकी सजा चाणक्य को देना चाहते हैं। जब चाणक्य को महामानव सजा देंगे तो भारत की राजनीति में बदलाव आना तय है। और वो किस प्रकार की सजा होगी, वो फांसी पे तो टांगेंगे नहीं या उनको कुछ और तो करेंगे नहीं, तो राजनीतिक सजा ही होगी। तो राजनीति में किस प्रकार की सजा दी जाती है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और आपके दर्शक भी जानते हैं। शायद हम दोनों से अच्छा जानते हैं दर्शक कि किस प्रकार की सजा राजनीतिक या नेता लोगों को दी जाती है। कई नेता वो सजा भुगत रहे हैं जी। मतलब महामानव का इशारा आपका मोदी जी की तरफ है और चाणक्य आप शाह को कह रहे हैं। आपका मानना यह है कि मोदी जी शाह से नाराज हैं, और ये बात पहले भी सामने आई थी कि संजय जोशी और अमित शाह के बीच में कुछ बातचीत के द्वार संघ खोलना चाहता है या खुल गए। आपको लगता है कि अगर ये द्वार खुल गए और अमित शाह के और संजय जोशी की बातचीत अगर हुई है, तो मैं ये नहीं कह रहा हुई है, अगर हुई है तो क्या उसकी सूचना मोदी जी को नहीं होगी? क्या आईबी ने बताया नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर को कि कुछ संघ के संकेत ऐसे आ रहे हैं कि भाई संजय जोशी के लिए रास्ता कुछ क्लियर किया जाए? और अमित शाह जी, राजनीति में भाई कोई किसी का नहीं होता है, जिस सीढ़ी पे चढ़ते हो सीढ़ी को गिरा दिया जाता है। मोदी जी ने भी आडवाणी की सीढ़ी गिराई थी, आडवाणी ने एक टाइम बचाया था उनको मुख्यमंत्री पद से, वाजपेयी हटाना चाहते थे, लेकिन राजनीति में आने के बाद, ताकत में आने के बाद मोदी जी ने सबसे पहले आडवाणी की सीढ़ी गिरा दी। तो वक्त वही आ गया, क्या आपका चाणक्य बकौल आपके चाणक्य अमित शाह जी मोदी जी की वो सीढ़ी गिराना चाहते हैं संजय जोशी से बात करके? मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों को, ये सब सूत्रों पर आधारित खबर है, मैं इसकी किसी की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति में जब चर्चाएं बहुत हो जाती हैं, जब नागपुर से भी ये चर्चा सामने आती है और मलिक साहब के पास भी ये चर्चा होती है, इसका मतलब कहीं तो कुछ पक रहा है। मलिक साहब, जो पक रहा है ये तो बड़े खतरनाक संकेत दे रहा है कि संजय जोशी और अमित शाह की मुलाकात, मोदी जी का नाराज होना, योगी से भड़कना, ये पूरी खिचड़ी जो पक रही है, इस खिचड़ी में तड़का कब लगेगा, कब सामने आएगी चीजें? संजय जी, जो आपने सवाल पूछा है कि ये तो जो खबर है इस तरह की मीटिंग की, मिलने की या इस तरह की योजनाएं बन रही है उसकी, तो ये तो महामानव को भी होगी और महामानव को तो आईबी ने पहले दी होगी। आईबी पहले गृह मंत्री को देती है, उसके बाद पीएम को जाती है, एक तो ये है। लेकिन दूसरी बात यह है, क्या जब अडवाणी जी की तूती बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी में और तमाम कंट्रोल अडवाणी जी का था, तो जो षड्यंत्र अडवाणी जी के खिलाफ किए जा रहे थे, क्या अडवाणी जी को पता नहीं था क्या? तो अडवाणी जी ने क्या उखाड़ लिया था? तो आज भी जिनको जिनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है वो सब जान रहे हैं, कौन कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, सबको पता है। और जहां वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जहां नहीं कर सकते वहां नहीं कर सकते। क्या करेंगे? समय का इंतजार करेंगे। क्या एकाएक वसुंधरा राजे के सामने जो उपस्थित हुए हैं वो हवा में हो गए? क्या एकाएक जो सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है बाबा के प्रति वो ऐसे ही आ गया है? वो इसी रणनीति का एक हिस्सा है कि आप अगर डाल है तो मैं पात हूं। भाई, दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है, बाकी सारा आप समझ जाइए, यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा ना खोलूंगा। दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। तो गुजराती गैंग में कौन किसका दुश्मन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। संजय जोशी किसके दुश्मन है, वसुंधरा राजे किसकी दुश्मन है, बाबा किसके दुश्मन है,
नंबर 1 किसके दुश्मन है, नंबर 2 किसके दुश्मन है, कड़ी जोड़ दीजिए और बहुत अच्छी खबर जो है बना लीजिए। हाँ, सारी बातें हम ही बताएं, एक एक चीजें खोल के बताएं, कुछ रहस्य उद्घाटन जो है दर्शक भी तो करें अपने हिसाब से। तो इशारा हमने दे दिया है। और ये तमाम षड्यंत्र, तमाम राजनीति जो चल रही है, और आप संजय देखिए, आपके दर्शक भी जानेंगे, आप भी जानिए कि जो हम स्फूर्ति, जो एनर्जी चाणक्य में हम देखते थे, वो आज तो दिखाई नहीं दे रही है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए आप, क्या चाणक्य में वो एनर्जी दिखाई दे रही है? क्या चाणक्य जी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं चैनल पे बैठ के, वो तो लुटिया डुबाने वाले बयान लग रहे हैं मेरे को। वो कोई जिताने वाले बयान तो लग नहीं रहे हैं। जिस प्रकार के आप बयान दे रहे हैं और अपने सहयोगी चिराग पासवान जैसे नेताओं से दिलवा रहे हैं जो अम्ब्रेला से उतरे हैं, जिनको राजनीति का कै खे गए पता नहीं है, और वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी के लिए इस प्रकार से बोल रहे हैं और अगले दिन सरेंडर हो जाते हैं, तो ये जिताएंगे बिहार? इनके बलबूते बिहार जीतेंगे आप? तो क्या लगता नहीं आपको कि चाणक्य जी ने लगाम थोड़ी ढीली छोड़ दी है घोड़े की? ऐसा नहीं लगता आपको? तो इसका क्या कारण है? ये भी विचार करना चाहिए दर्शकों को कि चाणक्य जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसके क्या कारण है? तो सवाल भी कभी कभी मैं छोड़ के जाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ अचानक इतना हिंदू मुसलमान क्यों करने लगे हैं। वो बुर्के, बिहार में बुर्के के ऊपर व्याख्यान दे रहे हैं, अखिलेश यादव पे हमला किया, अखिलेश यादव ने दियो को लेकर कहा कि क्रिसमस की तरह जगमग करना चाहिए, तो बयान दे रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह ने पलट के कह दिया कि नेताजी भी बड़े हनुमान भक्त थे, अखिलेश यादव भी धार्मिक है। तो ये जो अचानक योगी आदित्यनाथ एकदम हिंदू मुसलमान पे उतरे हैं, अयोध्या में दीपोत्सव पे दोनों डिप्टी सीएम का नाम ही नहीं पोस्टर में, मतलब विधायकों का नाम, छोटे छोटे मंत्रियों का नाम, ना केशव मौर्य का नाम, ना ब्रजेश पाठक का नाम, ना गवर्नर का नाम, किसी का नाम ही नहीं। योगी जी ने कहा दिल्ली वाले जितने हो घर बैठो, मैं दिखाता हूँ योगी आदित्यनाथ किसे कहते हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ का गुस्सा सब जानते हैं, गुस्सैल बहुत हैं वो, कभी क्षणिक रिश्ता, क्षणिक खुश हो जाना, तनिक गुस्सा कर जाना, तो गुस्सैल बहुत हैं वो। तो ये अब निपटाने वाले किस पे हैं? दिल्ली की पूरी लुटिया ही डुबो देंगे, फिर ये ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य क्या करेंगे? आनंदीबेन पटेल जो पता नहीं किसके रहमो करम पे चल रही है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। 75 साल की एज रखी गई थी, 80 साल हो गई। उनकी बेटी अनारा पटेल के किस्से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गूंज रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मालूम करिए। ऐसी ऐसी कहानियां भ्रष्टाचार की राजभवन के सामने आ रही हैं, होश उड़ जाएंगे आपके। मतलब गवर्नर साहब की बेटी, हमने सुना था गुजरात में जमीनों का बड़ा खेल करती हैं, लेकिन अनारा पटेल, पतिदेव, सारा सारा खानदान उत्तर प्रदेश में जो कारनामे कर रहा है, जिसकी चर्चा है, वो बड़ी हैरान है। तो योगी जी ने एक झटके से सबको ढक्कन कर दिया। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, आनंदीबेन पटेल बोले मैं अकेला करूंगा सरयू। ये खेल है क्या? योगी जी को तब गुस्सा, इतनी ताकत क्यों आ गई और क्यों अचानक हिंदू मुसलमान करने लगे? संजय जी देखिए, दोनों डिप्टी सीएम किसके चेले हैं ये आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है अमित शाह के चेले हैं, मोदी तो के अमित चेले। शाह जी, जब अमित शाह जी का और नंबर 1 का वॉर चल रहा है और बाबा को आशीर्वाद मिल गया है नंबर 1 का, तो जब सैया भये तो कोतवाल, तो डर काहे का? तो अब तो उनको डर है नहीं, तो उन्होंने किनारे लगा दिया। एक और सेकंड, खाली आपका मतलब है कि मोदी का आशीर्वाद योगी को मिल गया, इसलिए अमित शाह को किनारे किया जा रहा है। जी, अमित शाह के चेले हैं ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, इसलिए अमित शाह को ढक्कन बनाया है योगी। दोनों आप डिप्टी तो सीएम संजय जी ऐसे खोल के समझा रहे हैं, दर्शक हमसे और आपसे ज्यादा उस्ताद हैं, ज्यादा समझदार हैं। आपको इतना खोल के समझाने की जरूरत है, सब समझ जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक तो इसलिए किया जा रहा है कि आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। आशीर्वाद क्या, मजबूरी है, इसको आशीर्वाद भी नहीं कहेंगे। उनको भी तो जरूरत है ना। और वो भी आज जानते हैं कि बाबा ने जिस प्रकार की ताकत लगाई है और हमें लंगड़े घोड़े पे बैठना पड़ रहा है या टूटी हुई कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं बाबा है। इसका मतलब बाबा बाबा ताकतवर है, तो बाबा से ज्यादा पंगा नहीं लेना। नहीं तो यही लोग थे कि एक बार चर्चा चलाई गई थी कि प्रदेश का बंटवारा किया जाएगा और बाबा को जो है टाइट किया जाएगा। तो बाबा तो टाइट हुए नहीं। और बाबा के पास जो फॉर्मूला है, दूसरा जो सवाल आपका है कि बाबा एकाएक हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे, वो तो बाबा का फेवरेट फॉर्मूला है। बाबा के पास इसके अलावा क्या है? भाई बाबा तो हिंदू मुस्लिम के चुनाव पे तो जीते हैं। बाबा ही थे जिन्होंने ये कहा था कि जिसको भारत पसंद नहीं है, जिसको यूपी पसंद नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाए। मोदी जी का भाषण निकाल के मुझे दे दीजिए आप, अगर पिछले 11-12 साल में मोदी जी का कोई इस प्रकार का भाषण आया हो।
या अमित शाह का आया हो या भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का आया हो। ये चाहे बुलडोजर चलाने वाली बात हो, चाहे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाली बात हो, चाहे जितने जुमले मुसलमानों के खिलाफ आए हैं वो तो बाबा ने ईजाद किए हैं, तो वो तो बाबा का फेवरेट मुद्दा है, इसीलिए तो बाबा लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी में और संघ में। तो उसको कैसे छोड़ देंगे बाबा। और बिहार में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, चाणक्य भी समझ गए हैं, नीतीश कुमार तो पहले से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा नहीं। लेकिन बाबा तो कोशिश कर रहे हैं ना अपने हिसाब से, क्योंकि बाबा के पास तो उसके अलावा कुछ है नहीं। विकास की बात आप बिहार में कर नहीं सकते, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि एक पत्रकार ने वहां पूछ लिया बिहार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से कि विकास आपके यहाँ आया है क्या। उसको लगा विकास दुबे की बात कर रहे हैं, वो डर गया, बोला नहीं विकास हमारे यहाँ नहीं, हम तो थे ही नहीं उस दिन, हम तो बाहर गए हुए थे। तो ऐसा विकास की जिक्र आप कर नहीं सकते। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें हैं वो बाबा के पास है नहीं। तो बाबा का जो ब्रह्मास्त्र है, बाबा का जो हथियार है, बाबा उसी को अपना सोटे को तेल लगा रहे हैं, सरसों का तेल पिला रहे हैं और उसको 2027 में घुमाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं भैया कुछ बात नहीं करूंगा। केशव मौर्य जी के सपने में चाहूंगा जल्दी पूरे हों, बढ़िया बढ़िया मिठाई भिजवाते हैं वो होली दिवाली पे, वो भूलते नहीं है, तो मैं इसलिए उनके लिए कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी आपने, थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।